आपको उठाना ही पड़ता है और इस तरह से ये बड़े नेताओं का पिछड़ना ये इस बात को साबित करता है। अच्छा राजीव जी, इस बार के चुनाव में अगर बात की जाए, जो चुनाव प्रचार हुआ, तमाम बड़ी बड़ी रैलियां हुई, चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हुई, चाहे कांग्रेस की तरफ से हुई, ये जो रैलियां हुई उसमें आपने एक चीज़ जो है नोट की कि जो स्थानीय मुद्दे थे वो रैलियों से गायब हो गए, जनसभा से गायब हो गए और एक दूसरे पर वार प्रतिवार का जो पुरजोर जोर चला, जिसकी वजह से जनता ने समझ लिया कि ये सिर्फ जो है एक दूसरे पे वार प्रतिवार का ही खेल खेल सकते हैं और इसके अलावा जो है वो इस तरह की काम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और सच बात यह है कि आरोप प्रत्यारोपों पर लोग नहीं सुनना चाहते हैं। सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है, कई बार ये प्रश्न होता है, मैं जब बाहर जाता हूँ मुझसे ये प्रश्न होता है कि सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है क्या वो वोटों में तब्दील होती है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतदाता अपने उम्मीदवार को या नेता को ये समझ करके सुनने जाता है कि ये क्या कुछ कह रहे हैं और उसी से वो अपना मनमानस बनाता है मतदान करने के लिए। तो जाहिर सी चीज़ है कि ये जो रुझान है ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष से चूक हुई है। वो मतदाताओं का मन समझने में थोड़े से पिछड़े रहे हैं और उस हिसाब से उनके बातचीत और उनके प्रचार की शैली नहीं रही है। बिल्कुल, चूंकि उनके प्रचार की शैली जो है उसका स्तर गिरा है, जिसकी वजह से जनता बहुत समझदार है। वो समझी है कि ये जो रैलियां हो रही हैं, यहाँ जो संबोधन हो रहा है, ये क्या चीज़ उनको दिखाई जा रही है, लेकिन जनता बेहद समझदार है। चलिए अब अपने स्टूडियो अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के पास वापस चलते हैं। धन्यवाद विजय। आज सुबह से ही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर जनादेश जो आया है जनता का, उसको लेकर के हम लगातार अपना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में हमारे साथ विशेषज्ञ पैनल भी है जो लगातार आपको इस पूरे चुनाव परिणाम को, रुझानों को लेकर के विश्लेषित कर रहा है कि क्यों और कैसे इस तरह का परिणाम आया है। हमारे साथ एक नया पैनल है जिसमें शलभ त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रतन लाल जी हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर अमित कुशवाहा लखनऊ विश्वविद्यालय से। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शलभ जी, बात आपसे शुरू करेंगे। अगर हम कहेंगे जो जनादेश आया है, इस पर आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत हमारी तरफ से विनम्रता के साथ हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक विकास को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी 2014 में, लोगों ने मोदी जी का नाम सुना था और 2019 में लोगों ने मोदी जी का काम देखा था। और हम बार बार ये कह रहे थे कि 2014 में एक लहर चली थी, लेकिन 2019 में प्रचंड लहर चलेगी। और आप देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आपके दूरदर्शन पे, वो इस बात को पुष्ट करते हैं कि लोगों ने मोदी जी के विकास के नाम पर जमकर वोट दिया। और उसी के नतीजा है कि जो जाति पात की राजनीति होती थी, जो धर्म की राजनीति होती थी, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन हुआ था जिसको कास्ट अर्थमेटिक का नाम दिया गया था। ये कहा गया था कि फला पार्टी का इतना % वोट है, फला पार्टी का इतना % वोट है, जुड़ जाएंगे तो कास्ट अर्थमेटिक होगा। प्रदेश और देश की जनता ने ये कास्ट अर्थमेटिक तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते थे कि सांप्रदाय मुक्त भारत, जाति मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो देश के लोगों ने इस सपने को साकार किया है, तो देश के लोगों को इसके लिए विशेष तौर पे आभार मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी मेहनत ने, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रणनीति ने, और जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसने इस पूरे अंजाम तक, इस पूरे संघर्ष को पहुंचाया है। और निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं, बहुत विनम्रता से मानते हैं कि हमारी जवाबदेही भी बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह जिस अंदाज में सौंपा है, तो हमारे लिए और मेहनत से काम करने की ये प्रेरणा बनेगी। हम और मेहनत से अपना काम करेंगे। बिल्कुल शलभ, जिस तरीके से जनादेश आपको भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर पर आपके नेता, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जनादेश दिया है जनता ने, निश्चित रूप से उन पर यह दबाव भी होगा कि वह अपने देश की जनता का और अधिक संजीदगी के साथ सेवा करें। विजय उपाध्याय जी, शलभ जी जैसा कह रहे हैं, हम उसी चीज़ को जानना चाहते हैं। कई बार हमारी बातचीत में ये आया भी कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार का भी जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसमें 39 सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन है और 1 सीट पर जो है दूसरा गठबंधन है। अगर कहें तो बिहार में भी पूरी तरह से साफ हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार जातीय समीकरणों के लिहाज से अगर देखें तो एक प्रयोगशाला रही है, लैब रही है। यहीं पर जातियों के आधार पर दल बने और दलों का गठबंधन भी जातियों के आधार पर हुआ, और बावजूद उसके इस जकड़न को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ करीब 30 साल पहले मंडल बनाम कमंडल की एक लड़ाई
राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई थी और वो बहुत से मोड़ लेते हुए और अंत में आज इस परिणति पे है कि पिछड़ी जातियों में एक नया सामाजिक न्याय 2 का दौर आ गया है। एक तरफ ऊंची पिछड़ी जाति के लोग हैं जिन्होंने। विजय जी थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हमारे पास जो ये खबर है कि कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जो वहां से उम्मीदवार थी, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुब्रत पाठक से भारतीय जनता पार्टी के 20,000 से अधिक मतों से पीछे हैं। जी पिछली बार डिंपल शायद इतने ही वोटों से जीती थी, इस बार उतने से ही पीछे हैं, तो शायद अभी आके आंकड़े और आएंगे। लेकिन ये जो पूरा सामाजिक न्याय की जो राजनीति थी और सामाजिक की बात हम कर लेते हैं, वहां पर भी स्मृति ईरानी 19,498 मतों से राहुल गांधी से आगे हैं। ठीक है, इस पर हम लेंगे टिप्पणी। दरअसल यहाँ इन दोनों सीटों पर इसका असर है, ये जो अति पिछड़ी और अति दलित जातियों की राजनीतिक चेतना है और ये चेतना 2014 से लगातार प्रखर हो रही है और मैं इस बात को लगातार नोटिस कर रहा हूँ और इस बात को कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूं कि जो अति पिछड़ी अति दलित जातियां हैं इनकी एक गोलबंदी हुई है। इनकी गोलबंदी इस बात पे हुई है कि विकास में हमारा भी हिस्सा है, रिजर्वेशन में हमारा भी हिस्सा है। आप देखिए अभी राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आई, इसके पहले हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इन दोनों रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल साफ हुई कि जो रिजर्वेशन है उसका लाभ, जो विकास की योजनाएं हैं उसका लाभ, तो समाज में अब लोग इतने जागरूक हैं। ये नेताओं की देन है, सलभ जी माफ करेंगे चूंकि पहले पत्रकार भी रहे हैं, कि 35% लोग निरक्षर हैं। हम किसी पार्टी के नेता की बात नहीं कर सकते, सभी नेताओं को मैं जिम्मेदार मानता हूं कि हमारे देश के 35% लोग निरक्षर हैं। हमारे देश में गरीबी की लाइन है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पे लोग रहते हैं। ये भी हमारे राजनेताओं की देन है। इसलिए देन है कि विकास कार्यक्रमों को लागू करने ही नहीं देते थे, पैसा लूटना ही एकमात्र मकसद होता था। और एक योजना IRDP थी जिसको लेके राजेंद्र माथुर जी कहते थे कि ये आई रकम डकारों पे आ रही है, जबकि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था। वो विजय जी जो प्रश्न ये मैं इसलिए आप बता रहा हूँ, ये भूमिका इसलिए जरूरी है ना कि ये जो मैंडेट आ रहा है, 2014 में मैंडेट आया, 2017 में मैंडेट आ रहा है, बिहार में आ रहा है, तो जातियों का जो वर्ग जो धरातल जो जमीन जाति के लिए मानी जाती थी, जाति की राजनीति के लिए मुफीद थी, अचानक उसमें नए परिवर्तन कैसे आए? तो परिवर्तन के पीछे ये सब कारण हैं और इन्हीं कारणों की वजह से आज राजनीति की दिशा बदली है। अब गांव में देखिए, अब शौचालय की चिंता अगर प्रधानमंत्री ने की तो शौचालय से वोट मिल रहे हैं। लोग कहें विकास से वोट नहीं मिलता, लेकिन अब विकास से वोट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? विकास से तब वोट नहीं मिलता था जब विकास में भ्रष्टाचार ज्यादा था, और विकास से तब वोट मिलता दिख रहा है जब विकास में भ्रष्टाचार कम हुआ है। अगर शौचालय बन रहे हैं, अगर लोगों को मकान मिल रहे हैं, अगर 1.5 लाख लोगों को एक लोकसभा क्षेत्र में बिजली के मुफ्त कनेक्शन मिल रहे हैं और गैस के चूल्हा और गैस सिलेंडर साथ में मिल रहा है, भले ही वो उसको बार बार ना भरा पाए, उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, लेकिन एक असेट तो है उनके घर में, एक गर्व की अनुभूति भी होती है एक प्रधान के घर में गैस सिलेंडर हमारे। तो ये चीजें अब राजनीति में वोट में बदल रही हैं, वोट में ट्रांसफर हो रही हैं और लोग ये भी देखते हैं बड़े गौर से कि हमने जिसको चुना उसकी आर्थिक स्थिति कितनी तेजी से बढ़ी और हम कहां खड़े हैं। तो जब लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति 3 बार का मुख्यमंत्री है और लंबे समय तक एक ऐसे स्टेट का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उसके पास आज पैसा नहीं है ऐसा कि कोई आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा सके, जो प्रधानमंत्री है उस पर आय से अधिक संपत्ति का कोई आरोप लगाने की स्थिति नहीं बनती, तो जनता को भरोसा होता है कि हमें इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, ये हमारी कल को सुधार सकता है। बिल्कुल। विजय जी हम आपके पास फिर आएंगे। रतनमणि जी, जिस तरह से विजय जी व्याख्या कर रहे थे और खासतौर पर मेरा सौभाग्य है कि हमारा जो पैनल है इसमें 3 पत्रकार हैं, एक पूर्व पत्रकार हैं जो पत्रकारिता छोड़ करके अब राजनीति में आ चुके हैं, बाकी तीनों लोग जो है इस चीज़ को गहनता के साथ समझ सकते हैं कि जो ये परिवर्तन हो रहा है, जिसकी बात विजय जी ने की कि जो हमारा अति पिछड़ा अति दलित था, वो जातियाँ किस तरह से मैंडेट दे रही हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भों में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को पहले अपना मुद्दा बनाया और विकास से लेकर के राष्ट्रवाद तक का सफर तय किया और इन दोनों बातों पर जनता ने मुहर लगाई और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें ये बात माननी चाहिए जी कि इस पूरे परिवर्तन में जो पिछले 10 सालों में आया है, मैं इससे 10 साल तक कहूँगा, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ है उसकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप देश के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ पे उन्हें पता है कि कोई मोदी हैं जी और मोदी प्रधानमंत्री हैं जी। आज से 10 साल पहले शायद ऐसा नहीं था। कई लोग बड़े बड़े लोगों के नाम भी नहीं जानते थे और दूर दराज के जगहों तक पहुँचना भी मुश्किल था। तो आज जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, वैसे वैसे लोगों का जो सोचने का तरीका था और जो अपेक्षाएं थी वो भी बढ़ी हैं। उन्हें पता है कि ये हमारे लिए किया जा रहा है और ये हमें मिलना चाहिए जी। और कई प्रदेशों में तो
जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और चीज़ों का मूवमेंट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब भी एक अभियान चला के लोगों तक ये जानकारी दी जाती है। जैसे मिड डे मील में भी आप जानते होंगे, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। अभी ये जिक्र भी आया था कि खाते में लोगों के पैसा पहुंच गया बिना कुछ उसमें से पैसा कटे। तो जब लोगों तक सरकार की योजनाओं का एक पहुंच बनती है और उन योजनाओं के लाभ या उनके ना पहुंचने के बारे में सूचना पहुंचती है, तभी लोग जागरूक होते हैं और वो एक स्थिति पैदा होती है जिस पर अभी इशारा किया जा रहा था कि चाहे वो अति पिछड़े हों, चाहे वो ईबीसी हो, एमबीसी हो, ओबीसी हो, सबको पता है कि हाँ हम भी मायने रखते हैं। वी हैव टू बी काउंटेड जिसे कहा जाता है। तो अगर वो भी मायने रखते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी भागीदारी तो होगी ही, और वो यही वो भागीदारी है जिसका नतीजा हमें दिख रहा है कि उन लोगों की आकांक्षाएं, उन लोगों की अपेक्षाएं अब इस तरह के नतीजे सामने पेश कर रही हैं। बिल्कुल। अमित जी, जो सामाजिक सिस्टम है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, ये कई बार बनता और बिगड़ता है। कुछ स्थापित मान्यताएं हैं, कुछ स्थापित तथ्य हैं, बावजूद उसके राजनीति जब हस्तक्षेप करती है तो उस सामाजिक ताने बाने को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है। वो कभी मंडल के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी दलित अतिवाद के रूप में, कभी सवर्ण अतिवाद के रूप में, वो जगह जगह दिखाई देता है। लेकिन जो आज का परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है जो विकास और राष्ट्रवाद दोनों को कहीं न कहीं प्रेस कर रहा है। कहीं न कहीं उन लोगों के मस्तिष्क में यह बात है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए और इज्जत के साथ होना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा राष्ट्रवाद एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहा है और जिसकी वजह से आम जनमानस में ये मानसिक परिवर्तन आ रहा कि घरेलू मुद्दे और जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनसे बढ़कर राष्ट्र है और राष्ट्र की समस्याएं हैं और वो चुनौतियां हैं। तो सरकार को ऐसी चुननी चाहिए जो उन चुनौतियों से ठीक से निपट सके। एक मजबूत सरकार चाहिए। दूसरी बात आई कि जो हमारा जातिगत सामाजिक विन्यास है, इसमें निश्चित तौर पर ये एक लंबी परंपरा से उभर कर आया है। अब समाज में धीरे धीरे इन तमाम बंधनों को और जातिगत चीज़ों को अब लोग, आने वाली जो पीढ़ी है, नया भारत है, जो अस्वीकार करता चला जा रहा है। और धीरे धीरे ये जो बंधन हैं, जातिगत बंधन हैं, भाषागत आधार हैं, क्षेत्रीय आधार पर हम जो विभिन्नता की भारत में बात करते हैं, ये बंधन धीरे धीरे टूट रहे हैं। और जब जब विकास की राजनीति होगी तो इन बंधनों को हम बिखरते हुए देखेंगे। हमने 2014 में देखा, फिर हमने 2017 के चुनाव में देखा, विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा, अन्य विधानसभाओं में भी देखा, और अभी की जो लोकसभा में गठबंधन की जो हालत दिखाई दे रही है रुझानों के माध्यम से, वो ये दर्शाती है कि जाति के ऊपर उठकर लोगों ने समाज और राष्ट्र के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है। अब उनके नज़र में, उनके मन मस्तिष्क में, उनके मानस पटल पे अब राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हित ही एक प्रमुख मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल। सलभ जी, अगर हम कहें कि ये पूरा चुनाव परिणाम जिस तरह से सामने आया है, इसके पीछे जो भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी वो अपनी जगह पर है, और जो आपका नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो एक पक्ष है। दोनों पक्षों का संयोजन करके और पूरी ताकत के साथ जिस तरह से आप पूरे चुनाव के दौरान थे, और कई बार विपक्ष ने भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन आप अपने मुद्दों के साथ डटे रहे। क्या कुछ मानते हैं कि क्या रणनीति आपकी रही होगी कि जो ये परिणाम लेकर के आई है? देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार के पक्ष में लहर चली है। एक शब्द हुआ करती थी, एक टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी। सलभ जी, आपको हम थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि वाराणसी से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। वाराणसी महत्वपूर्ण सीट है और इस वक्त काशी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की खुशी में है, और हम बात करते हैं। अरविंद, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ। तो अभी तक जितना चुनाव परिणाम आया है, कितने राउंड की गणना हो चुकी है और कितना लीड मिल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? फाइनल राउंड चल रहा है। जो अभी हमको सूचना मिली है उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को 6,42,060 वोट, कांग्रेस के अजय राय को 1,45,544 और शालिनी यादव गठबंधन को 1,88,143, 4,53,927 वोट से नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अरविंद, आप अंतिम परिणाम तक जो है नजर बनाए रखिए, लेकिन एक चीज हमको इसके साथ ये बताइएगा कि काशी में फिर से, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं चुनाव, एक लंबे अंतर के साथ जीत रहे हैं, 4.5 लाख का अंतर है, से अधिक का अंतर है। क्या कुछ माहौल है वाराणसी में?
लगता है अरविंद सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से उनसे जुड़ेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि काशी आज कितना खुश है। जी सलभ जी। अब तो मैं ये कह रहा था कि हर बार के चुनाव में एक टर्मिनोलॉजी आती थी एंटी इनकम्बेंसी की। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार के पक्ष में लहर चली, और इसका निश्चित तौर पे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री को जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया, गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके लिए काम किया, उनके नाम पर एक विश्वास पैदा हुआ और इसके चलते सत्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में एक लहर चली। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, उन्होंने बिल्कुल जो चुनाव है माइक्रो लेवल तक जाके जो अपना चुनाव लड़ा, सबसे पहला जो काम हुआ वो रिस्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का किया गया, जिसमें 30 लाख कार्यकर्ता, 30 लाख जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको एकजुट किया गया, चाहे वो बूथ स्तर के हों, चाहे वो सेक्टर स्तर के हों, चाहे वो मंडल स्तर के हों और ऊपर प्रदेश स्तर के हों। ऐसे 30 लाख कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके हमने 146 कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया, जिसमें बाइक रैली, तो संपर्क यात्रा, तो घर घर पे झंडा लगाने का कार्यक्रम, इस तरह के 146 कार्यक्रम चले। उसके साथ ही साथ हर छोटे स्तर पर, बूथ से लेकर मंडल स्तर तक, सेक्टर स्तर तक छोटे छोटे सम्मेलन किए गए, जिनमें सैनिक सम्मेलन, उसमें किसान सम्मेलन, उसमें बुजुर्गों के लिए सम्मेलन। एक बार आपने ये भी देखा होगा गुरु पूर्णिमा पर जो हमारे गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया। और इस तरह करते हुए अपने जो भी कार्यकर्ता थे उनको घर घर तक पहुंचाने का हमने काम किया। और निश्चित तौर पे इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रणनीति थी। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात कीजिए तो मुख्यमंत्री ने जो डबल इंजन को करने का काम किया, केंद्र की जो भी योजनाएं आती थी, आप देखिए गांव-गांव तक शौचालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश पहली बार जो पहला राज्य है जो सौभाग्य योजना में नंबर 1 हुआ, आपको पता होगा। आयुष्मान योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो एक डबल इंजन की सरकार लोगों को महसूस हुई। और इसीलिए देखिए, बड़ा मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस बात को लेकर हैरानी हो रही होगी कि राहुल गांधी जी अमेठी से हार रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार रहे हैं, डिंपल यादव कन्नौज से हार रही हैं। साथ ही साथ आप देखिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, आरपीएन सिंह, वो तीसरे नंबर पे हैं, राजबब्बर चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी तीसरे नंबर पे हैं, राहुल गांधी तो ऑलरेडी हार ही रहे हैं। तो आप देखिए जनता ने एक विश्वास व्यक्त किया। और मुलायम सिंह जी जैसा दिग्गज नेता जो 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतते थे, आप देखिए किस तरह का मार्जिनल उनका वोट चल रहा है। तो जनता को ये समझ में आया कि जो तमाम, अभी आप मुझे पता है, मैं यहाँ भी सुन रहा था, और तमाम जो सियासी जानकार हैं वो इस बात को लेकर एक एनालिसिस करेंगे कि ओबीसी किसके साथ गया, तो फला किसके साथ गया। पर मैं आपको विश्वास इस बात के लिए दिलाता हूं कि कोई जाति का आधार पर मुझे लगता है वोटिंग नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी ने सूत्र वाक्य दिया था, सबका साथ सबका विकास। और आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी जगहों पे मुस्लिम परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात पर भी हम सलाह आएंगे। लेकिन उससे पहले महाराजगंज से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या है गणना का वहां पर इस वक्त का समाचार? जी मैं बता दूं, यहाँ पे अभी तक बीजेपी जो है लगभग बीजेपी के प्रत्याशी पंकज चौधरी लगभग 2,10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित सी लग रही है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो काफी पीछे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से जीत चुकी है और यहाँ पे जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो लगभग काउंटिंग स्थल से जा चुके हैं। जी आशुतोष जी। जी राहुल, बहुत धन्यवाद। अंतिम परिणाम आने पर हमें आप सूचित करें, हमारे दर्शकों को सूचित करें। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके पास लौटेंगे। विजय जी, एक बात जिसकी आलोचना कई बार विपक्ष करता रहा कि प्रधानमंत्री अपने को और अपने कार्यक्रमों को बड़ा एक्सपोज करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जिस तरीके से रतनमणि लाल जी ने कहा कि आज के संचार के युग में ये प्रधानमंत्री का एक कौशल भी हो सकता है कि हर व्यक्ति तक वो जो है लगातार अपनी पहुंच कम बनाए रखे और जनता के हर व्यक्ति को ये लगता रहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं। देखिए, मैंने एक अध्ययन किया था कि किसी लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म हो सकते हैं और व्हाट्सएप के कितने ग्रुप हो सकते हैं। जी। तो मैंने बहुत से लोगों के मोबाइल पे उनसे बात की और मोबाइल देखा। जी। तो मैंने ये अमेठी में किया था, तो मैंने देखा कि भारी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जी। और जो किसी पार्टी के समर्थकों का ग्रुप था, उस ग्रुप में भी उन्होंने ये सोच के लोगों को जोड़ा था, 256 लोग जो उसमें एक ग्रुप में आ सकते हैं, कि ये सब एक समान विचार वाले होंगे, एक पार्टी के शुभचिंतक होंगे। लेकिन उन ग्रुपों में भी इस बात की बड़ी जद्दोजहद रहती थी कि क्या उस पार्टी की विचारधारा ठीक है या नहीं ठीक है, या उस पार्टी के नेता ठीक है कि नहीं ठीक है। विजय जी, हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र गोरखपुर भी है, जहां से संवाददाता राजेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, इस महत्वपूर्ण सीट पर कितनी मतगणना हो चुकी है और क्या कुछ वहां पर ताजा अपडेट है?
गोरखपुर सीट से रविकिशन जी लड़ रहे हैं और ये लगभग मतगणना पूरी हो चुकी है। 6,90,000 वोट रविकिशन जी पा करके जीत की ओर औपचारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। और द्वितीय स्थान पर रामभूपाल जी हैं, ये 5 लाख के समथिंग वोट पाए हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश। अंतिम परिणाम मिलने पर आप सूचित करेंगे। विजय जी, ये वही गोरखपुर की सीट है जो उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के खाली करने के बाद विपक्ष सपा बसपा का सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर के लड़े थे और जीत गए थे, और वहां पर उन्होंने ठोक के कहा था कि बस यही परिणाम जो है आम चुनाव में भी आएगा। देखिए, बहुत रोचक बात है, सिर्फ गोरखपुर नहीं, उपचुनाव 3 हारी थी फूलपुर और कैराना, और ये तीनों सीटें बीजेपी वापस जीत रही है जनरल इलेक्शन में। ये अपने आप में एक नई तरीके की राजनीति है या मतदाताओं की सोच है कि जिस पार्टी को अपने बाई इलेक्शन में 1 साल पहले हराते हैं, फिर जनरल इलेक्शन में उसी पार्टी को वापस जिता देते हैं। विजय जी, यहाँ एक और ब्रेकिंग न्यूज हम कहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इन्होंने पहले कामना भी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आम चुनाव में जीत करके आए और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को। जी विजय। तो मैं ये कह रहा था कि ये तीनों सीटें वापस बीजेपी जीत जाती है, नए तरीके की राजनीति हो सकती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये है कि एक तो मोदी हैं अभी फोकस में कि मोदी को जिताना है, दूसरा पार्टी को भी पता है कि ये सीटें हम हारे हुए थे, तो वो शायद इसलिए ज्यादा मेहनत किया। और फिर आपको हम रोकेंगे, आप अमेठी की बात कर रहे थे, तो अमेठी से संवाददाता अजुग पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजुग, कितने राउंड की गणना अमेठी में हो चुकी है? काफी चर्चित है और लोग उस पर लगातार उसके बारे में, अमेठी की गणना के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, असल बता दें कि अमेठी में ताजा अपडेट है। लगभग 14 राउंड की जो काउंटिंग आई है उसमें स्मृति ईरानी जो है वो 25,000 के करीब वोटों से आगे चल रही हैं। और जो यहाँ पर रुझान है स्मृति ईरानी की जो मिनात की है, उनके कार्यकर्ताओं के जो मिनात, उसका काफी फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लीड लगातार जब से शुरुआती तौर से आई और लगातार उनकी लीड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल अजोग, आप लगातार बने रहिए और अंतिम परिणाम आने तक हमें सूचना पहुंचाते रहिए। विजय जी, बातचीत हमारी एक विषय पर नहीं बढ़ पा रही है, बार बार जो है दूसरे विषय आ जा रहे हैं, लेकिन 14 राउंड की गणना हो चुकी है और 25,000 से अधिक मतों से जो है स्मृति ईरानी राहुल गांधी से बढ़त बना चुकी हैं। बहुत कांटे का मुकाबला रहा, बावजूद उसके स्मृति ईरानी जो है, क्या कहेंगे, क्या? देखिए, मैंने अमेठी को मैंने ठीक से देखने की कोशिश की थी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 98 से जब से गांधी परिवार राजनीति में आया जी, उसके बाद से ये सीट कभी हारी नहीं, यानी 99, 2004, 2009, 2014, लेकिन 98 में ये चुनाव तब कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे और सोनिया जी राजनीति में नहीं आई थी। उस समय भाजपा से लगभग 23,000 वोटों से बीजेपी हार गई थी, बीजेपी जीत गई थी और कांग्रेस हार गई थी। उसके पहले 77 में, तो जल्दी अमेठी कांग्रेस को वहां हराती नहीं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी का हारना बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो अमेठी को समझा है, ये राहुल की हार नहीं, राहुल के सिस्टम की हार है। राहुल ने जिस सिस्टम को वहां पे बना रखा था, देखिए मैं एक बात और कह दूं, नहीं तो विजय जी, सिस्टम किसका था? सिस्टम राहुल का था, लेकिन लोग राहुल को वोट देना चाहते थे। इनके सिस्टम में ऐसी खामियां थी कि लोगों को वो जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम ज्यादा वहां हो रहा था, इसलिए ये हारे हैं। और इसकी वजह एक और है, आप देखिए कि कई जगहों पे जो पॉलिटिकल डिसीजन की बात है, जैसे यूथ कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, वहां भी राहुल जी ने जो चुनाव का जो सिलसिला शुरू किया, उसके बाद से यूथ कांग्रेस का जो पॉलिटिकल वॉइस होती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अमेठी में जो सिस्टम बनाया इन्होंने, वो सिस्टम ही इनको ले डूबा और इसका असर 2014 में दिख गया था, लेकिन इन्होंने उससे सीखा नहीं और इसका परिणाम यह है कि आज ये 24,000 वोटों से 25,000 वोटों से पीछे हैं। तो ये सोशल मीडिया का भी मैंने अमेठी में देखा, मैं आपको कह रहा था कि वहां पे ये बहस बहुत जबरदस्त थी। सोशल मीडिया से इतनी जानकारियां फ्लो हो रही हैं लोगों के पास, एक मोबाइल में 20-20, 25-25 ग्रुप बने हुए हैं और आदमी जो एडमिन है उसका कोशिश करता है कि हमारी ही विचारधारा चले, लेकिन नहीं, उसमें दूसरी विचारधाराएं भी आ रही। बहस थी और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर जगह, अगर आप गांव में जाइए, बैठिए किसी चाय की दुकान पे या किसी के दरवाजे पे, किसी चौपाल पे, तो वहां ये बहस थी कि जात के साथ जाना चाहिए या फिर काम के साथ जाना चाहिए। और ये बहस पूरे उत्तर प्रदेश में थी और ये बहस उन जातियों के बीच में भी थी जिनको माना जाता है कि ये किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और उन जातियों के बीच में भी थी जो किसी पार्टी के साथ अपने को एसोसिएट नहीं करती हैं। तो ये जो नया तरीके की सोच है, ये सोशल मीडिया की वजह से है, जानकारी की वजह से,
और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपके पास ज्ञान है। जो अशिक्षित है उनके पास भी भरपूर ज्ञान था और वो समझते हैं कि उनके भविष्य के लिए क्या चीजें बेहतर है, और यही निर्णय शायद इन लोगों ने विजय जी, मैनपुरी चर्चित सीट रही है। मुलायम सिंह यादव जो है वहां पर कैंडिडेट हैं, वहां से सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, मैनपुरी में गणना का काम कहां तक पहुंचा है? लगता है सुबोध से हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे चलेंगे फिर थोड़ी देर में यह जानने के लिए, लेकिन जिस तरीके से रतनमणि जी, हम आपसे भी वही अमेठी की बात करेंगे। देश का एक राष्ट्रीय नेता, एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश के लोगों में आशा का संचार कर रहा है, उसके लिए काम करने की बात कर रहा है, किसानों के लिए बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, लेकिन वह संसदीय क्षेत्र जहां से उसके पिता, उसकी मां और स्वयं लगातार चुनाव जीतते आए हों, आज दयनीय स्थिति में हों और परास्त होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें जी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और ये बहुत दुखद भी है वहाँ उस जगह के लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अपना विश्वास 2 दशक से ज़्यादा से उस पार्टी से और इस परिवार के साथ बना के रखा था, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हम एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता को अपना प्रतिनिधि बना के संसद में भेजते हैं। और निश्चित तौर पे आप सोचिए, किसी छोटी जगह में कोई बड़ा नेता आता है तो उसके साथ साथ तमाम सारी चीज़ें आती हैं, लोग आते हैं, वो जगह हमेशा मीडिया के ग्लेयर में रहती है, वहाँ कुछ भी हो जाए उसकी चर्चा होती है, तो वहाँ के लोगों को भी एक अच्छा सा बोध होता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ एक हैसियत है, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद राहुल गांधी, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसा सांसद अपने क्षेत्र को सहेज के ना रख पाए, वहाँ पे कोई ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन ना कर पाए कि लोगों को लगे कि ये बिल्कुल एक बड़े नेता की जगह है, ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि किसी भी बड़े पार्टी के नेता ने अपनी कंस्टिट्यूंसी को कितना चमका के रखा हो, चाहे वो सैफई हो, चाहे वो बारामती हो, चाहे वो तमाम सारे और क्षेत्र हों देश भर में। लेकिन उसके विपरीत अगर अमेठी अभी भी एक छोटे शहर, क्या एक छोटे कस्बे से भी ऊपर ना उठ पाया हो, तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या किसी नेता ने उसे एक ऐसे समझ लिया कि कुछ भी हम करें या ना करें, ये जगह तो मेरे साथ बनी ही रहेगी। ये सोच अब मुझे लगता है लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और अगर वहाँ से अंतिम नतीजा ये निकलता है कि राहुल गांधी वहाँ से नहीं जीत पाते हैं, तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत ही ज़ोरदार एक रिएक्शन है जो कि देश के हर बड़े नेता को हमेशा याद रखना। बिल्कुल विजय, आप भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह जो है मौजूद हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हरकेश, वाराणसी में लगभग मतगणना का काम पूरा हो चुका है, औपचारिकताएं बाकी हैं, 4.5 लाख से अधिक मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वाराणसी से चुने जाने वाले हैं, लेकिन इस बीच क्या काशी का माहौल है और काशी किस धुन में है? आशुतोष, मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे जब मतदान हो रहा था तभी मैं यहाँ पे एक एक बूथ पे घूम रहा था, जहाँ पे पता है जो जिससे भी पूछता था वो हर मतदाता यही कहता था कि वो मोदी जी को वोट दे रहा है। और अभी मैं जो प्रधानमंत्री का जनसंपर्क कार्यालय है, यहाँ संसदीय जनसंपर्क कार्यालय है, उसके सामने ही खड़ा हूँ, और आप मेरे पीछे आवाज देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो है यहाँ पे जो इतने ढेर सारे जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इनमें कई एमएलसी, कई एमएलए जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और एक तरह से आप देख रहे होंगे आवाज आ रही है जो ढोल ताशे की, जो यहाँ वाराणसी का एक परंपरागत जो ढोल ताशा बजा के जो है उत्साह मनाते हैं, अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक त्योहार का जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा माहौल है, जो कि अपने प्रिय नेता, अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रधान सेवक हरकेश जिस उल्लास की आप बात कर रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहें कि थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के और देश के अन्य भागों में भी वो उल्लास दिखाई दे, क्योंकि अगर कहें तो प्रधानमंत्री का वह संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री को वहाँ की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, वो प्यार और उल्लास थोड़ा हमें दिखाने की कोशिश करें। आपको मैं आशुतोष बताऊं कि अभी मेरे पीछे जो ये आवाज़ आ रही थी, जो अभी लगता है कि ये लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, फिर से ये ढोल ताशे का नगाड़ा बजने लगा जो है, और आप देख सकते हैं कि जो है
आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा आप इस दिखाएं, जो है आवाज़ दिखाएं लोगों को। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे ये उत्साह है लोगों का। ये क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय जनसंपर्क कार्यालय है, जो लोगों को किसी को, ये शिवशरण पाठक जी हैं जो अभी मैं इनको बुला रहा हूँ और आपसे बात कराऊंगा कि जो ये आपको बधाई प्रधानमंत्री जी के। और ये हमारे आशुतोष जी हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये शिवशरण पाठक जी हैं जो प्रधानमंत्री का जो जनसंपर्क कार्यालय है उसके प्रभारी हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और यह जीत राष्ट्रवाद की जीत है, पूरे देश की जीत है, पूरी जनता ने वोट दिया है। हम सब बहुत खुश हैं। मोदी जी आगे बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, जो भी रुके काम है उनको सब पूर्ण करेंगे। बिल्कुल हरकेश, जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे ही ये हरकेश बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर लौट करके आएंगे और वाराणसी और काशी का जो उल्लास है उसे फिर एक बार देखने की कोशिश करेंगे। और इस बीच अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उनको। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है और ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो 5 साल तक गरीबों पर केंद्रित होकर जन कल्याणकारी योजनाएं चली, नीतियां और कार्यक्रम चले और जो जन जन तक पहुंचे, जन जन के जीवन में परिवर्तन लाया, ये उसके कारण संभव हुआ है। और मिर्ज़ापुर की जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जनपद को एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात प्रयास करूंगी। तो ये थी अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने कहा कि काम के बल के पर वो फिर दोबारा चुनी गई हैं, उनकी सरकार काम के बल पर फिर दोबारा बन रही है। लेकिन एक तथ्य जो अमित है सामने दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं, शख्सियतें होती हैं जो लहर से प्रभावित नहीं होती हैं। जैसे नाम लूँ तो मुलायम सिंह यादव का नाम है, वोट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस बार के जनादेश में मैंने देखा कि जनता ने उनको भी नहीं बख्शा है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे राज बब्बर की, इसके अलावा कई सारे और भी नाम है। क्या कारण है कि जनता आखिर उसकी अपेक्षा अब क्या रह गई है? देखिए जनता अब 1 मिनट आपको रोकेंगे, हम मैनपुरी फिर से चलेंगे। सुबोध मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुबोध, मतगणना का काम वहां पर कितना कुछ बढ़ा है? मतगणना 19 राउंड पूरी हो चुकी है। 19 राउंड की मतगणना के समाप्ति के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 49,000 वोटों से बढ़त बना ली है। लगभग निर्णायक बढ़त की तरफ जा रहे हैं। मुलायम सिंह ये चुनाव जीतते हैं तो 5वीं बार संसद की सीढ़ियां मैनपुरी से चढ़ेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुबोध। आप नजर बनाए रखें अंतिम परिणाम तक। विजय जी, बड़ा हौले से आप मुस्कुराए और हमारे पैनल में सारे लोग जो है इस बात को लेकर के कि 50-49 हजार की बढ़त है मुलायम सिंह यादव की। देखिए, रोचक बात यह थी कि मुलायम सिंह एक बहुत मजबूत और बहुत पुराने नेता हैं। इसके बावजूद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बसपा अध्यक्ष का कार्यक्रम लगा के वोट मंगवाए जी। तो इस 49,000 की जो लीड है या अभी हम कह दें 50-60 हजार, मतलब अखिलेश और मुलायम भी दावा नहीं कर सकते कि 49,000 की लीड हमारी वजह हमारी है। अब आप देखिए मायावती भी शामिल है इसमें। मायावती नहीं, वहां बाकायदे मायावती की रैली कराई गई मैनपुरी में और मुझे लगता है पहली या दूसरी रैली थी वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया, समाजवादी पार्टी ने जनता को क्या संदेश दिया। उन्होंने दरअसल बीजेपी को मजबूत कर दिया रैली करके कि जब मुलायम सिंह के लिए मायावती को वोट मांगना पड़ रहा है तो बाकी हमारे कैंडिडेट की हालत आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए सपा तो कम जीत रही है, बसपा उससे दुगना जीत रही है। और बसपा आईसीयू में थी और सपा गठबंधन करके आईसीयू में चली गई है और बसपा वहां से बाहर आ गई है, 12 सीटें जीत गई। विजय, मायावती ने जो है राहुल गांधी के लिए भी अपने वोटरों से अपील की थी कि उनको वोट दें। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए अमेठी में दरअसल हुआ क्या, अमेठी कस्बे में एक ओवरब्रिज बनना है रेलवे का जी। राहुल जी 10-15 साल से वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको पता नहीं लोगों ने क्या समझा दिया, ओवरब्रिज पे काम नहीं हुआ। जिस दिन वहां पे राहुल जी का दौरा था, रोड शो हो रहा था, मैं वहां था, लोग कह रहे थे कि भैया अभी ट्रेन आएगी और फाटक बंद हो जाएगा, बस जाम ही जाम हो जाएगा पूरे अमेठी में, फिर देखता हूं कैसे इधर से जाते हैं। तो मैं समझ गया कि लोगों को अपनी समस्याएं ज्यादा महसूस हो रही हैं। छोटे छोटे जो काम हो सकते थे बहुत आसानी से और बोल्ड डिसीजन नहीं लिया गया अमेठी में, यही वजह है। देखिए इसमें और भी कई कारक हैं। एक
हाईवे बनना था सुल्तानपुर के लिए, जो लखनऊ से बनारस को जोड़ता है, उस हाईवे को 2 बार टाल दिया गया। यूपीए सरकार में नहीं बनाया गया, एनडीए सरकार ने उसे बना दिया। किसानों ने कहीं कोई आलोचना नहीं की, कहीं कोई विद्रोह नहीं किया, बल्कि वोट ही दिया। तो चीजें आप निर्णय तो लीजिए। जब आप निर्णय लेंगे तो जनता आपके साथ। आप देखिए, जिन कठोर फैसलों के लिए मोदी जी की बहुत आलोचना की गई, गब्बर सिंह टैक्स है, या फिर वो जो एयर स्ट्राइक हुई, या फिर नोटबंदी हुई, तो जनता तो साथ खड़ी हो गई। तो जनता चाहती है आप देश को ठीक करिए, निर्णय आप कितना भी कठोर ले लीजिए, हमसे परीक्षा करा लीजिए, लेकिन हमारे साथ तो आप निर्णय तो लीजिए। बिल्कुल, इन मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन अमित जी, जो आपसे हम सवाल किए थे अधूरा रह गया था, आप पूरा कर लें उसको। देखिए, इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक बात तो बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि देश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। बिल्कुल, चाहे एक बार फिर आपको हम रोकेंगे, क्योंकि मथुरा से हेमा मालिनी वहाँ अभिनेत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, और क्या कुछ है रुझान वहाँ पर। मोहम्मद उमर कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उमर, क्या कुछ है अभी तक मतगणना का हाल? जी, मतगणना अभी जारी है। 2,84,614 मतों से हेमा मालिनी जी आगे हैं जी, और उनका जो मत जो मिला है, उनका विकास और देश हित को लेकर मिला है। जी, कितने राउंड की गणना पूरी हो चुकी है? अभी 27 राउंड हो चुके हैं अभी, और अभी 3 राउंड और बाकी हैं अभी। बिल्कुल निर्णायक है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद उमर कुरैशी। आपसे अगला अपडेट लेने के लिए जुड़ेंगे। विजय जी, यहाँ पर भी स्थिति अमित जी एक दूसरी दिखाई दे रही है, अंतर ज्यादा हो गया। हेमा मालिनी के लिए तमाम सारी दिक्कतें बताई जा रही थी, काफ़ी अखबारों में फोटो छपी, उनकी तमाम सारी चीज़ें थी। सलभ जी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सलभ जी से ये जानना जरूरी होगा कि आखिर रणनीति क्या थी। अमित जी, आप बात पूरी कर लें पहले। जी, मैं ये कह रहा था कि लोकसभा में परिवारवाद को नकारा गया है, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। चाहे आप जयंत का चुनाव का देख लीजिए, अजीत सिंह के जो बेटे हैं वो भी बड़ा मुश्किल से फाइट कर रहे हैं। डिम्पल यादव कन्नौज से फाइट करती नजर आ रही हैं। मानवेंद्र जी अपने राजस्थान से शायद चुनाव हार भी गए हैं। जैसा मुझे माधवराव सिंधिया जी, माधवराव ज्योतिराव सिंधिया, सॉरी, जो भी चुनाव गुना से हार रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश के मानस में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि परिवारवाद को हम अब सह देने वाले नहीं हैं। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो देश के हित को आगे लाएगा, जो देश की सुरक्षा को, देश की समृद्धि को, देश के वैभव को विश्व में ले जाएगा, वही सही मायने में सही प्रतिनिधि होगा, जो जातिवाद से ऊपर उठकर अपने आप को सोचेगा। इन तमाम नई बदलती हुई परिस्थितियों को देश के मानस ने स्वीकार किया है, और इसी का फलस्वरूप आज आप रुझान भी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए आगे आ रहा है। जिस तरह से वक्त हो चला है, 5 से अधिक बज रहे हैं सलभ जी, हमारा ख्याल है कि ये रुझान धीरे धीरे परिणामों में बदलना शुरू होंगे। और जो परिणाम आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को 15, कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित किए जा चुके हैं। प्रयागराज से राजीव खड़े हैं संवाददाता हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण सीट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से प्रत्याशी हैं। क्या कुछ है अभी तक मतगणना का हाल, राजीव बताएंगे आप हमें? लगता है राजीव से राजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ राजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो राजीव से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। सलभ जी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक रणनीति के तौर पर एक राजनीतिक दल के लिए रणनीति सबसे जो है वो महत्वपूर्ण होती है, जिसको स्ट्रेटेजी कहते हैं अंग्रेजी में। वो स्ट्रेटेजी क्या थी? सारे दलों ने स्ट्रेटेजी बनाई। इससे पहले एक और बात हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जो है धन्यवाद दिया है, और उसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जो है उनकी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जी सलभ जी। देखिए, मुझे जो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि अभी विजय जी बात कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात जी। एक जनता के प्रति, जनता का जो विश्वास होता है वो बहुत, मुझे लगता है, अमूल्य चीज़ है जी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या देश में देख लीजिए, तमाम तरह के गठबंधन हुए। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिए तो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, 15 सालों तक एक दूसरे के साथ किस तरह का रिश्ता उनका रहा, और आखिर में किस तरह का गठबंधन किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों का तात्कालिक तौर पर आलोचना हुई, चाहे वो जीएसटी का फैसला रहा हो, चाहे वो नोटबंदी का फैसला रहा हो, चाहे वो काशी में विकास का फैसला रहा हो,
लेकिन इन फैसलों को लेकर जनता ने एक बात महसूस की कि प्रधानमंत्री में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, चाहे वो एयर स्ट्राइक का फैसला रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने का फैसला रहा हो। एक अपने प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। और एक जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी को लेकर स्टैब्लिश हुई कि कोई भी फैसला वो चुनाव या वोट के लिहाज से नहीं लेते। आपको याद होगा प्रयाग में प्रधानमंत्री जी गए थे कुंभ का स्नान करने, और वहां पर जिस तरह उन्होंने पांव पखारे, ये अपने आप में सिर्फ वोट की बात या राजनीति की बात नहीं थी, ये एक संदेश देने की बात थी कि समाज का एक ऐसा तबका है जो दिन रात हमारे लिए काम करता है और उस तबके को भी सम्मान मिलना चाहिए। और आप देखिए उसका असर पड़ा, गांव-गांव में तमाम क्षेत्रों में लोगों ने उस चीज से जो है सबक लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जितने फैसले लिए वो कोई भी चुनावी लिहाज से या वोट के लिहाज से फैसला नहीं लिया, वरना अगर वोट के लिहाज से फैसला लेते तो ये देश में क्या दुनिया भर में ये बात मशहूर थी कि जो भी जिस मुल्क ने भी जीएसटी लागू की वो चुनाव हार गया, जिस भी सरकार दुनिया के मुल्क में। तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री जी कतई ये फैसला नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का भी फैसला लिया, प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी का भी फैसला लिया, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। एक खतरा था कि मान लीजिए भगवान न करे कहीं कुछ उल्टा होता तो सारी तोहमत उन पर आती, लेकिन इसके बावजूद उसकी परवाह नहीं की। तो देश के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो वोट के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, जातीय गुणागणित के लिहाज से नहीं सोचते। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक सूत्र वाक्य है, ये वाकई एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी जाति और धर्म की दीवारें टूटी हैं। बहुत से लोगों ने वोट किया है इस बात से उठकर कि चलो प्रधानमंत्री जाति और धर्म को भूलकर सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सलभ जी, वो तो परिलक्षित हो रहा है जो परिणाम है, इसमें किसी एक वर्ग का नहीं, एक किसी जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सबका वोट इसमें दिखाई देता है। क्योंकि परिणाम जब 348 को रुझान छूते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सबका सहयोग रहता है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता हेमंत चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ मतगणना का वहां पर अभी तक रुझान है? जी, अभी तक कुशीनगर लोकसभा का देखा जाए तो शुरू से ही भाजपा सबसे आगे रही है, और अभी तक पूरा फिगर देखा जाए तो लगभग 2.25 लाख अधिक वोट से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ जीत रही है। जबकि दूसरे स्थान पे यहाँ गठबंधन है जो अभी 1,90,000 के आसपास पहुंची है, और तीसरा कांग्रेस का है जो महज 1,20,000 रुपया तक 1,20,000 वोट पा चुकी है। बिल्कुल हेमंत, अभी कितने चरणों की मतगणना का काम पूरा हुआ है? लगभग ये अंतिम चरण का रिजल्ट अब आना है, और लगभग 28 चरणों का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और अंतिम चरण बाकी है जिसमें सिर्फ औपचारिक घोषणा ही रह गई है बीजेपी कैंडिडेट की। लगभग 3 लाख अधिक वोटों से जीतेगी बीजेपी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, आपके पास फिर लौटेंगे। विजय जी, एक बड़ा वो आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई दे रहा है कि अब तो लगभग 25 से ऊपर राउंड की मतगणना काम हो गया है, जिसको बढ़त मिली है उस एक निर्णायक बढ़त में पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह से चर्चा थी कि महागठबंधन इतना जोर से लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं लड़ते हुए। कुशीनगर को लेकर चर्चा आपने की, बिल्कुल विजय जी को रोकना चाहूंगा। विजय जी, कुशीनगर से आरपीएन सिंह का जिक्र कीजिए। आरपीएन सिंह पिछली सरकार में तीसरे नंबर पर हैं, 1,20,000 वोट पा रहे हैं, तीसरे नंबर परिवार है वहाँ का। दूसरा आप देखिए कि सुल्तानपुर का जिक्र नहीं हो पा रहा है, जहाँ से संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको वहां पे राजा कहा था। दोनों राजा तीसरे नंबर पे हैं, चाहे वो कुशीनगर के राजा आरपीएन सिंह साहब हो, चाहे सुल्तानपुर के राजा संजय सिंह जी, वो तीसरे नंबर पे हैं। और देश की जनता ने निश्चित तौर पे वंशवाद और ये जो राजतंत्र का जो हिस्सा था कि राजतंत्र से जो लोग आते हैं उनको नकार दिया है। जी विजय जी, बिल्कुल अब सहमत है इस बात से, लेकिन उसके बगल में अमेठी जो है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खेत हो रहे हैं, तो संजय सिंह या आरपीएन सिंह को क्या कहा जाए? जी विजय जी, दरअसल चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और इस बदलते हुए नैरेटिव को बहुत सी पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं। जी, गठबंधन हुआ तो गठबंधन की केमिस्ट्री नहीं मैच हुई जी, और गठबंधन जो है कार्यकर्ताओं के बीच निर्णय लेके नहीं किया गया, सीट्स पे निर्णय हो गया कि हम लोग मिल जाते हैं। कोई इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड तक की बैठक नहीं हुई दोनों दलों की कि हम तय करें कि भाई साथ में गठबंधन करना है। ये मैसेज कहीं से देने की कोशिश ही नहीं हुई। दरअसल ये भी सामंती टाइप का फैसला था कि हम दो सामंत हैं, दो पार्टियां चलाते हैं, दोनों लोग मिल जाते हैं और हमारा मिलके इतना वोट हो जाएगा और इतने ज्यादा वोटों से हम इतनी सीटें जीत लेंगे। और इसका प्रयोग जो हुआ वो बाई इलेक्शन हुआ। ब्रेकिंग न्यूज है, परिणाम है अछावर लाल गोंड जो है बीजेपी से बहराइच से 1,28,000 वोटों से 1,28,752 वोटों से जीत चुके हैं।
तो ये जो सामंती फैसला राजनीतिक दलों के द्वारा लिया गया, इसके लिए अगर इन्होंने थोड़ी भूमिका बनाई होती, जनता को थोड़ा अपने समर्थकों को भरोसे में लिया होता। मैं भी आपके स्टूडियो आ रहा था तो दो लड़के बात करते हुए जा रहे थे, मैंने सुना एक लड़का कह रहा था कि साहब इनका भ्रम टूट गया कि जातियां जो है इनके कहने पे वोट देती हैं जी। और उनका इशारा इन्हीं दोनों दलों की तरफ था जो गठबंधन बनाए, 3 दल जो गठबंधन बनाए हुए थे। दरअसल अगर आपको क्या जाति चाहिए आपके विकास के लिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। जाति तो चाहिए आपको रिजर्वेशन के लिए या दूसरी चीजों के लिए, लेकिन विकास के लिए आपका मनुष्य होना ही पर्याप्त है। और आप मनुष्य हैं, अच्छे मनुष्य हैं और अच्छी सरकार आपके साथ खड़ी है और कम से कम भ्रष्टाचार है तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको होगा और आप डेवलप करेंगे। इस बार के चुनाव में ये धारा सबसे मजबूत रही। मैं इस बात को बिल्कुल सलभ जी कह रहे थे, मैं बहुत मजबूती से मानता हूं। मैं उन मुस्लिम गांवों में गया हूं जहां पसमानदा मुसलमान थे। मैंने उनसे पूछा कि साहब आपके यहाँ कोई काम सरकार ने कराया? विजय 1 मिनट फिर आपको रोकेंगे हम। यहाँ पर मृत्युंजय प्रसाद विशारद देवरिया से हमारे संवाददाता हैं, जुड़ चुके हैं। देवरिया में क्या कुछ मतगणना अभी कहाँ तक पहुंची है, विशारद जी बताएंगे? जी 28 चरण में मतगणना चल रही है। 28 चरण की मतगणना क्या है, परिणाम रुझान क्या है वहाँ पर? जी भाजपा के रमापति राम त्रिपाठी जी 5,42,483 मत पाकर सबसे आगे चल रहे हैं जी। बसपा के विनोद जी 3,08,017 वोट पाए हुए हैं और कांग्रेस के नियाज जी 4,48,546 मत। भाजपा इस समय 2,34,466 मतों से आगे चल रही है देवरिया से। बिल्कुल मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम परिणाम फिर आप हमें सूचित कीजिएगा। विजय जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर अब जितने परिणाम आ रहे हैं उसमें 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000। आप देखिए एक और चीज हुई है जी। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी अपना दांव खेला था वो उन्होंने यूथ को टारगेट किया चर्चा नहीं हुई, अभी होनी है। यूथ को टारगेट किया था और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था। पकौड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा भाई कोई पकौड़ा बेचता तो वो भी रोजगार है। तो बहुत बड़ी लाभी ने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया कि पकौड़ा बेचना बिल्कुल रोजगार नहीं हो सकता है। लेकिन ये चुनाव कह रहा है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार हो सकता है। बिल्कुल, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरियां नहीं है जी, और दूसरी नौकरियां या हम अगर स्वरोजगार कर रहे हैं तो वो भी नौकरियां हैं। ये भी इस चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ये साबित होता है कि हमारी सोच बदल रही है। हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। सरकारी नौकरियों में जो चीजें जैसे पेंशन की सुविधा खत्म हो गई। अभी हमें लगता है कि रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नई दिल्ली में, हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी विजय जी, तो ये यूथ ने सबसे ज्यादा वोट किया होगा, तभी तो बीजेपी इतना सीटें जीत रही है। और यूथ जो है जाति से अलग हटके वोट करता है जी। आप देखिए कि एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है, कन्हैया कुमार इस वक्त कन्हैया की बात हम बाद में करेंगे। राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं हम दिल्ली, सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। पार्टियों के नाम पे जैसे कांग्रेस हमारे कांग्रेस पार्टी, These wires hold the loose walls and bind the rocks together. Just like how steel rods or bars are used during construction. अभी कुछ व्यवधान है, उस व्यवधान के बाद हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी क्या कुछ जो है दिल्ली में कह रहे हैं। लेकिन विजय जी, आप जैसा कह रहे थे, हाँ मैं ये कह रहा था कि कन्हैया कुमार को लेकर के एक नई आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने भी प्रवेश किया था। दिल्ली से लेकर के बिहार पहुंचे थे, लेकिन 3 लाख से भी अधिक वोटों से वो बेगूसराय में हार रहे हैं। नहीं, दरअसल देखिए वामपंथ को जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। वामपंथ का तो राहुल गांधी से हमारा संपर्क फिर हो गया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हम फिर दोबारा चलते हैं, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। You can't continue to do this. That you can leave between me and the working committee if possible. Mr. Fukan from the Hindu. Can you sir let him ask? There is somebody who's already asking. Frankly, today, with all due respect, today is the day of the mandate, and I don't want to color the decision of the people of India by getting into a long conversation with you about what I think went wrong. Frankly, today, it doesn't matter what I think went wrong. What matters is that the people of India have decided that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. Arun Singh.
देखिए, आज ही चुनाव खत्म हुआ है, आज ही रिजल्ट आया है, तो मैं इस पे आज टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। और मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपको। और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं घबराओ मत। लास्ट क्वेश्चन भैया। आदेश 100% जिम्मेदारी लेना। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं, ये लोकतंत्र है। और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें, जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। और मैं अब अंत में कहना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबा कैंपेन था और उसमें मैंने एक लाइन रखी थी। मेरी लाइन थी कि मेरे ऊपर जो भी गलत शब्द प्रयोग किए जाएं, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किया जाए, मैं प्यार से रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं वो कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ वापस प्यार से बोलूंगा। ये मेरी फिलॉसफी है। ये देखिए आज मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत बाद में बहुत समय है। आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अब सबसे पहले आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रेस हो, आपने चुनाव में काम किया, आपने अपनी पोजीशन रखी, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया मुझे निकलना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में। सलभ जी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, स्मृति ईरानी जी को बधाई दी है जी। हम सबकी तरफ से भी उनको साधुवाद। और निश्चित तौर पे विपक्ष के जो साथी हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। राहुल गांधी जी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, अखिलेश जी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, मायावती जी की भी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हो, हम सब इस बात की उम्मीद करेंगे, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। और नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक तरीके से हम सब चाहेंगे कि विपक्ष के साथ मिलकर, जहां पर उनको लगता है कि हम सब मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा इस बात का स्वागत किया है कि आइए मिलकर इस देश के लिए काम करें, आइए मिलकर हम सब गरीबों का कल्याण करें। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का स्वागत है इस बात के लिए। हाँ, विनम्रता से हम अपनी जीत को स्वीकार करते हैं। और हम ये कहते हैं बार बार कि क्योंकि जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, जनता ने इतना स्नेह दिया है, जनता ने इतना प्यार दिया है, तो हमारी जवाबदेही, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम बहुत शिष्टाचार के साथ अपना काम करते रहें, मेहनत के साथ करते रहें, ईमानदारी के साथ करते रहें। एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, इस चुनाव में बहुत जनता ने बहुत से लोगों का भ्रम तोड़ा है। अभी आप मैनपुरी की बात कर रहे थे, आपको शायद कोई फोन लेना है, मुझे लगता है। जी, मैं नित्य प्रकाश के पास कन्नौज चलना चाहता हूँ। कन्नौज, नित्य प्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो मतगणना कहाँ तक पहुंची है? जी बताएं कुछ। जी, आपको बताते कि अभी 16वां राउंड का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक लगभग 15,711 वोटों से आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव उनसे पीछे हो गई है। तो कुल मिला के जो राउंड की बात करें तो अभी करीब 34 से 38 राउंड बताया जा रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है यहाँ पर मतगणना में। 20 था, 20 ही रह गया। तो नित्य, बिल्कुल हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त जी सलभ जी कुछ कह रहे थे आप। हम कन्नौज की बात कर रहे हैं जी। पिछले चुनाव में आपको याद होगा किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, और हम किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मीडिया से लेकर सबने देखा था कि 2014 के चुनाव में भी
वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई, किस तरह का एक उत्पीड़न हुआ, लेकिन जनता ने मन बनाए रखा था। मुलायम सिंह जी की एक बात को हम सब भूल रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में क्या कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है जी, और खूब मजबूती से चुनाव जिता देना। इसके बावजूद आप देखिए कि मुलायम सिंह जी क्या मार्जिन क्या है, वो जनता ने समझा, देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने समझा कि दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टियों के नाम पे राजनीति करते हैं, गरीबों के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन अपने फायदे की बात करते हैं। दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, कि जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र लेकर चले और सभी के साथ काम किया, सभी के लिए काम किया, चाहे वो शौचालय की योजना रही हो, चाहे आयुष्मान भारत की रही हो, चाहे सौभाग्य की योजना रही हो, और इसलिए एक विश्वास पैदा हो। और इसीलिए देखिए बहुत से मिथ जो है वो आपको टूटते हुए नजर आएंगे। जिस मैनपुरी में मुलायम सिंह जी 4 लाख वोट से जीतते थे, आज वो 20-22 हजार के मार्जिन पर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मिथ टूटे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जिस स्पष्टता के साथ जो है अपनी हार अमेठी और देश दोनों जगह पर स्वीकार की है, पीएम मोदी और स्मृति ईरानी दोनों को जो है उन्होंने धन्यवाद दिया है। विजय जी, इस पर आपकी हम टिप्पणी लेंगे। और इसी के जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, अभी हम चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां हमारे साथी दिलसाद जो है तैयार हैं। क्या कुछ है जानकारी आपके पास दिलसाद? धन्यवाद आशुतोष। सुबह से शाम होने की वाली है। 23 मई की ये शाम सबको याद रहेगी। भारत की ये शाम जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को याद रहेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी याद रहेगी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि शायद अब की बार जो 2019 में चुनाव होगा उसमें कुछ बेहतर कर पाएगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से अपनी हार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे दी है और ये स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी की हार हुई है और इसको पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। सुबह से शाम हो गई, पूरे नतीजे लगे हुए हैं और अगर ये रुझान जो हैं, अगर ये नतीजों में बदल जाते हैं पूरी तरह सामने, तो बहुत जल्दी तस्वीर सामने आ जाएगी। और हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में भी सुबह से लेकर शाम तक लोग लगे हुए हैं लगातार कि क्या क्या रुझान आ रहे हैं। सारे रुझान अब तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ राजीव चतुर्वेदी जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये रुझान हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये परिणाम बदलने में सिर्फ एक रस्म अदायगी रह गई है? बिल्कुल, समय धीमे धीमे ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है कि अब मुझे लग रहा है वीवीपैट से जो है पर्चियों की गणना की जा रही होगी और बहुत सारे रिजल्ट बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उन्होंने अपनी अमेठी से हार भी स्वीकार करी है। और जाहिर सी चीज़ है कि जैसे ही ये गणना वीवीपैट से ख़त्म हो जाएगी और ये चेक कर लिया जाएगा कि जो वोट डाले गए हैं वही वीवीपैट की पर्चियों में भी हैं, उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बात राजू जी यहाँ पे आपसे पूछने वाली है, जो मैं पूछना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र में ना तो उन्होंने कोई बहुत बड़े लुभावने वादे किए, ना कोई बहुत बड़ी घोषणाएं थी, जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस का जो संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, निभाएंगे हम, उन्होंने नाम दिया, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। ये कौन सा दौर है जब जनता लुभावने वादों की तरफ ना जाकर और एक विकास कहें या क्या कहें या राष्ट्रवाद कहें, उस नाम पे वोट दे रही है? मैं आपका ध्यान अभी थोड़ी देर पहले जो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते वक्त राहुल जी ने कहा कि मैं प्यार करता रहूँगा, मैं प्यार करता आया हूँ और करता रहूँगा। मैं ये वाक्य जो है मैं जोड़ना चाहूँगा देशवासियों की तरफ से और विशेष तौर पे युवाओं की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है दिलशाद जी कि एक युवा वर्ग जो मान लीजिए जो 18 साल से जिसने पहली बार इस बार वोट किया है और उससे करके कम से कम 28-30 साल तक के जो युवा लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके मोदी जी पर अपना प्यार लुटाया है, जबरदस्त लुटाया है। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। नंबर 1, मोदी जी ने जो अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाया वो उनके मन को छूने वाला था। नंबर 2, मोदी जी ने एक परीक्षा को लेकर के एक किताब लिखी कि परीक्षा का स्ट्रेस नहीं लेना है, परीक्षाएं जीवन में आती हैं और आपको उस पर बढ़ चढ़ के मतलब उसमें भाग लेना है। नंबर 3, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और दिखाया कि बिना दवा दारू के भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। और सबसे बढ़कर के ये कि देशभक्ति की जो भावना उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये दिखाया कि हम आतताइयों का अत्याचार चुपचाप नहीं सहन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए सीमाएं भी लांघने को तैयार हैं। मुझे लगता है ये सब ऐसी बातें थीं जिसके चलते युवाओं को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया और ये मतों में परिवर्तित हुआ। उनका प्यार जो था, मतदाताओं का प्यार मतों में परिवर्तित। तो ये बहुत सही बात है। प्यार की बात जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, राजू जी ने उसको जोड़ते हुए बताया कि वो
प्यार इस वक्त फिलहाल 23 मई को दिखाई जो पड़ रहा है वो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाया है। वापस चलते हैं आशुतोष के पास स्टूडियो में हम। धन्यवाद दिलशाद। हमारे पैनल में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी हार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, देश की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया है और उसके साथ उपाध्याय जी एक बड़ी बात कही है कि जो उनके लोग हैं वो घबराएं नहीं। बिल्कुल, देखिए राजनीति में सीटें हार जाने से पार्टी थोड़ी हारती है। पार्टी को तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है या कैडर कम भी है तो भी पार्टी तो अपनी विचारधारा और अपने कार्यक्रमों को लेकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी तो 2 सीटों से यहाँ पहुंची है, लगातार 2 चुनाव जी। अभी कांग्रेस को तो 2014 तक सत्ता थी कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस के पास घबराने के लिए क्या है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक बात